हरे ताम्र रंग का आदिम ऊर्जा सागर ज्वार भाटे की तरह उठता गिरता रहा। सागर की सतह के ऊपर मदिरा दिव्य तत्व गोल होकर लिपटा हुआ था और उससे निकलती मदिरावाष्प धीरे धीरे सफेद धुंध में बदल रही थी। एक तेज स्वूश के साथ आदिम ऊर्जा की लहर ज्वार को चीरती हुई ऊपर उठी और उस धुंध में समा गई। जब ज्वार पीछे हटा तो ऊर्जा का आधा भाग शेष रह गया था और उसका रंग और भी गहरा हो चुका था। प्रारंभिक चरण का जेढ़रा रंग बदलकर मध्य चरण का फीका हरा बन गया था। मध्य चरण की आदिम ऊर्जा सागर में गिरी, पर वह प्रारंभिक ऊर्जा के साथ मिश्रित नहीं हुई। मानो वह अधिक सघन थी, सीधे नीचे तल में डूब गई। इस प्रकार स्थिति यह हुई कि सागर की ऊपरी परत में प्रारंभिक चरण की ऊर्जा थी, जबकि निचली आधी परत मध्य चरण की ऊर्जा से भर गई। समय के साथ मदिरा धुंध केंद्र अपर्चर में घूमती रही। मदिरा दिव्या तत्व के परिष्कार से प्रारंभिक ऊर्जा घटती गई और मध्य चरण की ऊर्जा बढ़ती गई। नंगी आंखों से देखा जा सकता था, निचली परत की मध्य चरण ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जबकि ऊपरी प्रारंभिक ऊर्जा घट भी रही थी और सागर स्तर भी ऊंचा कर रही थी। शिवा एक साथ दो कार्य कर रहा था। वह ऊर्जा का परिष्कार करते हुए आदिम ऊर्जा पत्थरों से प्राकृतिक ऊर्जा भी खींच रहा था, जिससे घटती ऊर्जा तुरंत भरती जा रही थी। अंततः उसके केंद्र का 45% आदिम ऊर्जा सागर पूर्णतः मध्य चरण की ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। मध्य चरण की आदिम ऊर्जा का धन्यवाद, नहीं तो मैं जुआघर में 5 पत्थर नहीं खोल पाता। कमलासन में बैठा शिवा धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बोला। रात काफी गहरी हो चुकी थी। जुआघर से निकलने के बाद वह अन्य दुकानों में नहीं गया, सीधे अकादमी लौट आया। नील पर्वत गांव के किनारे पर होने के बावजूद एक रैंक 1 प्रारंभिक चरण दिव्या तत्व साधक के लिए 538 आदिम ऊर्जा पत्थर रखना अत्यधिक था। सिर्फ वजन का प्रश्न नहीं था, बल्कि लालच का भी। यदि कोई रैंक 1 उच्च चरण या रैंक 2 साधक उसकी संपत्ति पर नजर डाल देता, तो वर्तमान शक्ति से शिवा उसका सामना नहीं कर सकता था। धन आता जाता है, पर मनुष्य धन के कारण मरता है। कितना विडंबनापूर्ण। हास्यास्पद यह है कि लोग इसे समझते ही नहीं। लाभ की नाव कई को पार लगाती है, पर अनेक को डुबो भी देती है। शिवा ने हाथ में पकड़े धूसर सफेद आदिम ऊर्जा पत्थर को देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। पूरा पत्थर बत्तख के अंडे जितना होता है, पर यह वाला आधी ऊर्जा निकल जाने के कारण छोटा हो गया था। शिवा को कोई पछतावा नहीं था। हर चीज में लाभहानि होती है। उसकी प्रतिभा निम्न स्तर थी, फिर भी वह मदिरा दिव्या तत्व की सहायता से ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था और इस कारण उसकी ऊर्जा पत्थरों की खपत अन्य विद्यार्थियों से कई गुना अधिक थी। पर यही कारण था कि वह अपनी प्रतिभा की कमी की भरपाई कर पा रहा था। यदि गति की तुलना की जाए तो वह शीर्ष 3 में आ सकता था। शिवा ने पत्थर वापस थैले में रखे और अंतिम बैंगनी सुहरा जीवाश्म निकाला। 6 में से 5 उसने वहीं खोल दिए थे, एक साथ लाया था। उसकी आंखों में चमक आई। मूनलाइट दिव्या तत्व सक्रिय हुआ। नीली तरंगों के साथ 5 उंगलियों से वह जीवाश्म को धीरे धीरे घिसने लगा। बैंगनी सुनहरा पत्थर सिकुड़ता गया, अंततः पूर्णतः चूर्ण बन गया। कुछ भी नहीं। शिवा को आश्चर्य नहीं हुआ। पत्थर जुआ में 10 में 9 बार हानि होती है। 500 वर्षों के अनुभव के बावजूद वह भी 10 में 8 बार हारता, बाकी 2 भाग्य पर निर्भर। मृत दिव्या तत्व का कोई मूल्य नहीं। जीवित हो तो सौभाग्य या विनाश। उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी कमजोर थी। मडस्किन टोड यदि गांव के भीतर न खुलता तो शायद अर्जुन सेठ छीन लेता। जुआ स्थायी विकास का मार्ग नहीं। यद्यपि अंतिम जीवाश्म खाली था, शिवा मुस्कुराया, क्योंकि उसका असली उद्देश्य यह चूर्ण था। अब वह दावा कर सकता था कि मदिरा दिव्या तत्व इसी बैंगनी सुनहरे जीवाश्म से जागृत हुआ। कोई सिद्ध नहीं कर सकता था कि ऐसा नहीं हुआ। कौन कह सकता है कि मदिरा दिव्या तत्व पत्थर में शीत निद्रा नहीं ले सकता? और मडस्किन टोड खोलते समय उसके पास गवाह भी थे। यदि कभी प्रश्न उठे, वह भाग्य को दोष दे सकता था। अंधेरे कक्ष में शिवा का चेहरा ठंडा हो गया। एक तरफा छिपाव कागज से आग ढकने जैसा है, देरसवेर जलकर प्रकट होगा। सुरक्षा चाहिए तो पहले प्रहार करना होगा। यही शिवा की शैली थी। रैंक 1 के लिए मदिरा दिव्या तत्व अत्यंत मूल्यवान है, पर रैंक 2 साधकों के लिए निरर्थक। उजागर भी हो जाए तो बस ध्यान आकर्षित करेगा। पर काल चक्रत स्प्रिंग ऑटम सिकेडा अलग है।
यदि वह उजागर हुआ तत्काल मृत्यु। 500 वर्षों के अनुभव ने उसे मानव स्वभाव भली भांति सिखाया था। फ्लावर वाइन ट्रैवलर की विरासत और मडस्किन टोड, यही यहाँ के खजाने थे। दोनों मिल चुके, अब शेष है स्थिर साधना। थकान उस पर हावी हो गई। दिव्या तत्व साधक को भी नींद चाहिए। शिवा लेट गया। पलंग के नीचे 500 पत्थर और हरी बांस की मदिरा छिपी थी, फिर भी उसे खतरे का आभास था। 500 बहुत लगते हैं, पर प्रतिदिन 4 खर्च हो जाए, शीघ्र समाप्त। उसकी आय अभी भी सहपाठियों से उगाही पर निर्भर थी, पर वे भी तेजी से बढ़ रहे थे। विशेषकर रुद्रा भैरव, तेजस अर्जुन और उसका भाई राघव पहले एक प्रहार में गिरते थे, अब 5-6 लगते हैं, 3-4 बार, और फिर वे बहुत मजबूत हो जाएंगे। तब मैं एक एक से नहीं निपट पाऊंगा। नील पर्वत में अब कोई खजाना शेष नहीं, पर निकट के वीर अस्थि पर्वत में एक छिपी रैंक 4 विरासत है। उसके विचार धुंधले होने लगे। अंतः नींद ने उसे अपने अधीन कर लिया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन विराम के समय शिवा फिर से पर्वतग्राम के बाहर बने बाजार क्षेत्र की ओर गया। दिन में अधिकतर लोग काम पर रहते थे, इसलिए तंबुओं के उस क्षेत्र में भीड़ कम थी। शिवा पिछली रात की स्मृति के आधार पर उस स्थान पर पहुंचा जहां इंटीमेट ग्रास बिक रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गाड़ी तो वहीं खड़ी थी, पर खाली। एक विशाल पक्षी उस गाड़ी को खींच रहा था। वह पक्षी शुतुरमुर्ग जितना बड़ा था, पर आकृति मुर्गे जैसी। उसकी पीठ हल्की मुड़ी हुई, पंख शरीर से सटे हुए, और उसके साथ रंगों वाले पंख सूर्य में चमक रहे थे। सिर ऊंचा उठा हुआ और विशाल लाल कलगी मानो अगेटमणि का मुकुट हो, धूप में रत्नसी दमक रही थी। लगता है मैं फिर देर कर गया। इंटीमेट ग्रास बिक चुकी है। अफसोस, अगर कुछ शेर खरीद पाता तो काफी आदिम ऊर्जा पत्थर बचा सकता था। शिवा ने कदम रोके, फिर भीतर की ओर बढ़ गया। आइए, विभिन्न गांवों की उत्तम मदिरा का स्वाद लीजिए। यह सुनते ही उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वह मुड़ा और मदिरा दुकान में प्रवेश किया। दुकान की सजावट अनोखी थी। सबसे भीतर लंबा काउंटर था, जहां एक दिव्य तत्व साधक खड़ा था। उसके पीछे टोकरी जितने बड़े कई क्रिस्टल भृंग, लेडी बग्स, तंबू की दीवार से चिपके हुए थे। फर्श पर कालीन नहीं, बल्कि खुली पहाड़ी मिट्टी और पत्थर थे। उसी मिट्टी में रंग बिरंगे कुकुरमुत्ते उगे हुए थे। ये इनोसेंट मशरूम्स हैं। विशेष रूप से एक दिव्य तत्व साधक ने उगाए हैं। ये हवा की धूल सोखकर शुद्ध करते हैं। घास प्रकार के दिव्य तत्व हैं। शिवा एक छोटे कुकुरमुत्ते पर बैठ गया। युवा स्वामी, यह मदिरा सूची है। एक प्याला बंदर मदिरा, शिवा ने शांत स्वर में कहा। सहायक ने पुकारा। रैंक 1 दिव्य तत्व साधक ने बांस का प्याला उठाया और एक क्रिस्टल भृंग दिव्य तत्व से मदिरा उंडेली। शिवा ने एक घूंट लिया, फिर विचार से उसने मदिरा दिव्य तत्व को बुलाया। सफेद मोटा कीड़ा प्रकाशरेखा बनकर प्याले में गिरा। क्षण भर में मदिरा गायब। यह तो मदिरा दिव्य तत्व है, काउंटर के पीछे खड़े साधक ने उत्साह से कहा। मदिरा दिव्य तत्व आदिम ऊर्जा को परिष्कृत कर एक पूर्ण स्तर तक बढ़ा सकता है। रैंक 1 दिव्य तत्व साधक के लिए अत्यंत मूल्यवान। युवा स्वामी, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? शिवा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसका उद्देश्य केवल इसका अस्तित्व प्रकट करना था। रात होते ही व्यापारी क्षेत्र फिर से चहल पहल से भर गया। शिवा भीड़ में चलता रहा, कान खुले हुए। कल रात एक युवक ने मडस्किन टोड निकाला और 500 आदिम ऊर्जा पत्थर कमाए, पर कहीं भी मदिरा दिव्या तत्व की चर्चा नहीं। मदिरा दिव्य तत्व केवल रैंक 1 के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर वालों के लिए व्यर्थ। स्वाभाविक है कि किसी को रुचि न हो, उसने मन ही मन सोचा। तभी हंगामा हुआ। आओ देखो, एक बेईमान व्यापारी हमारे कुल के साधक को नकली दिव्य तत्व बेच रहा है। शिवा भीड़ के साथ आगे बढ़ा। एक बड़े लाल तंबू के बाहर 2 व्यक्ति आमने सामने थे। एक युवा रैंक 2 दिव्य तत्व साधक, रुद्र कुल का सदस्य। दूसरा जुआघर का मालिक अर्जुन सेठ। युवक चिल्लाया, इसने मुझे 250 पत्थरों में नकली ब्लैक बोर दिव्य तत्व बेचा। अर्जुन सेठ हंसा। झूठा आरोप मत लगाओ, प्रमाण है। तुम रुद्र कुल के सदस्य को यहीं रुद्रगढ़ में ठगने की हिम्मत करते हो? हाथ हटाओ। अर्जुन सेठ झल्लाया। मेरा भाई महावीर सेठ है, रैंक 4 दिव्य तत्व साधक। तुम क्या कर लोगे? भीड़ सन्न। महावीर सेठ का भाई है। अब समझ आया इतना घमंड क्यों।
तभी किसी ने पुकारा, महावीर सेठ आ रहे हैं। कारवा प्रमुखा पहुंचे। भीड़ स्वयं हट गई। गोल पेट और पीले वस्त्रों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति आगे आया। कारवा का नेता महावीर सेठ। महावीर सेठ जी प्रणाम, युवा साधक ने अनिच्छा से कहा। अर्जुन सेठ का चेहरा कठोर हो गया। दूर खड़ा शिवा शांत भाव से सब देख रहा था, स्थिति का आकलन करता हुआ। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। यह अवसर था। चैप्टर 45। नमस्ते युवा दिव्य तत्व साधक, यहाँ क्या समस्या है? महावीर सेठ भीड़ के बीच आकर सौम्य स्वर में बोले। युवा दिव्य तत्व साधक अभिभूत हो गया। उसने फिर से मुट्ठियां बांधकर प्रणाम किया। आसपास खड़े कुलजन को देखकर उसने साहस बटोरा और पूरी घटना विस्तार से बता दी। अच्छा, तो बात यह है, महावीर सेठ ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अर्जुन सेठ की ओर मुड़कर पूछा, छोटे भाई क्या यह सच है? अर्जुन सेठ ने मुंह फेर लिया और ठंडे स्वर में नाक से फुफकार मारी, भाई की ओर देखा तक नहीं। महावीर सेठ कुछ देर गंभीर होकर सोचते रहे। भीड़ बिल्कुल शांत थी। कोई भी उनके विचारों में बाधा डालने का साहस नहीं कर रहा था। सब उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में गलती अर्जुन सेठ की थी, उसने छल किया था। पर युवा साधक भी लालच और असावधानी का दोषी था, तभी तो ठगा गया। यदि महावीर सेठ अपने भाई का पक्ष लेते तो उनके रैंक 4 स्तर के सामने रुद्र कुल का प्रधान भी कुछ न कर पाता। कुछ देर बाद महावीर सेठ बोले, मैंने स्थिति समझ ली है। इस विषय में मेरे भाई की भूल है। इस युवा को हानि हुई है और उसने नकली वस्तु खरीदी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने स्वयं उस युवा साधक की ओर मुट्ठियां बांधकर प्रणाम किया। सेठ जी, युवक घबरा गया। आप रैंक 4 हैं, मैं मात्र रैंक 2। यह तो मेरे लिए अत्यधिक सम्मान है। महावीर सेठ ने हाथ उठाकर रोका। इसका स्तर से कोई संबंध नहीं। गलत तो गलत है। मैं कारवा की ओर से क्षमा मांगता हूँ। और जहाँ तक क्षतिपूर्ति की बात है, तुम्हारा नुकसान 250 आदिम ऊर्जा पत्थर का हुआ। मैं उसका दुगुना दूंगा। उन्होंने तुरंत 5 थैलियां आगे बढ़ाई। प्रत्येक में 100 आदिम ऊर्जा पत्थर थे। युवा साधक स्तब्ध रह गया। महावीर सेठ शांत स्वर में आगे बोले, ब्लैक बोर दिव्य तत्व दुर्लभ है। उसका बाजार मूल्य लगभग 600 पत्थर है। उसे सस्ते में खरीदने की आशा अवास्तविक थी। कनिष्ठ ने सीख ले ली, युवक ने झुककर कहा। भीड़ में जयकार गूंज उठी। महावीर सेठ धर्मात्मा हैं, जैसी अपेक्षा थी। कमजोरों को नहीं दबाते। महावीर सेठ ने विनम्र मुस्कान दी। हमारा व्यापार विश्वास और ईमानदारी पर आधारित है। मेरा भाई अभी युवा और मूर्ख है, कृपया उसे सहन करें। जयकार और तेज हो गई। अर्जुन सेठ का चेहरा काला पड़ गया। वह पैर पटकता हुआ तंबू में चला गया। दूर खड़ा शिवा सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। फ्लावर वाइन मंक की चलचित्र दीवार अब बेची जा सकती है, उसने सोचा। वह फोटो ऑडियो दिव्य तत्व, जिसमें पुराने कुल प्रधान का कलंक रिकॉर्ड था, सीधे किसी दूसरे गांव को बेचना जोखिम भरा था। पर कारवा को बेचना सुरक्षित। एक दिन में कारवा रुद्रगढ़ से निकलकर वीरगढ़ या भालू परिवार की ओर बढ़ जाएगा। उनके माध्यम से बेचने से जोखिम न्यूनतम होगा। उसी रात मदिरागृह के भीतर अर्जुन सेठ लगातार पी रहा था। एक प्याला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह अपने दुहक को डुबाना चाहता था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी प्रतिभा साधारण थी। वह सदैव महावीर सेठ की छाया में जीता था। अब यह कारवा विवाद भी एक जाल जैसा लगा। महावीर सेठ, उसकी आंखों में द्वेष जल उठा। तभी, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अर्जुन सेठ चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। पास की सीट पर शिवा बैठा था। तुम? अर्जुन सेठ क्रोधित हुआ। मेरे जुआघर वाला भाग्यशाली लड़का, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शिवा की आंखें ठंडी थीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा व्यापार है। यदि बेहतर परिणाम और अधिक संपत्ति चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अर्जुन सेठ संदेह में पड़ा। तुम्हें संपत्ति विभाजन की बात कैसे पता? सेठ परिवार का व्यापार कोई रहस्य नहीं, शिवा शांत स्वर में बोला। शिवा ने अपनी योजना बताई। अर्जुन सेठ भौहें सिकोड़कर बोला, इसमें 3 परिवार उलझेंगे। हम व्यापारी विवादों से दूर रहते हैं। क्या तुम्हें महावीर सेठ ने भेजा है? शिवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठकर चल पड़ा। तो मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा।
अर्जुन सेठ घबरा गया और तुरंत पीछे दौड़ा। रुको, बात कर सकते हैं। शिवा रुका। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हारा भाई पहले ही तुम्हें फंसा चुका है। मुझ पर भरोसा करो, अभी भी आशा है, वरना तुम समाप्त हो जाओगे। क्या दाव लगाने का साहस है? अर्जुन सेठ का चेहरा बदल गया। मैं दाव लगाता हूँ। 2000 आदिम ऊर्जा पत्थर, शिवा ने शांत स्वर में कहा। मोलभाव नहीं। अर्जुन सेठ कड़वाहट से हंसा। बहुत महंगा है। जोखिम जितना बड़ा, लाभ उतना अधिक। यदि इसे अन्य परिवारों को बेचो, तुम्हें और लाभ होगा। अर्जुन सेठ ने सिर हिलाया। बाई पक्ष में एक उभरता प्रतिभाशाली है, ईशान। शक्ति संतुलन बदल रहा है। उन्हें बेचूंगा तो कम से कम दुगुना लाभ। शिवा ने उसे चुपचाप परखा। यह अर्जुन सेठ पूरी तरह मूर्ख नहीं था। ठीक है, अर्जुन सेठ बोला। 2000 पर पहले माल दिखाओ। शिवा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। स्वाभाविक है, मेरे साथ चलो। इस क्षण तक स्थिति पूर्णतः शिवा के नियंत्रण में थी। अपनी स्मृतियों के अनुसार शिवा अर्जुन सेठ को पहाड़ की उस गुफा तक ले गया। दोनों पत्थर की दरार में प्रवेश कर गए। मार्ग संकरा होता गया और अंधकार ने उनकी दृष्टि को निगल लिया। अपरिचित वातावरण में अर्जुन सेठ और अधिक सतर्क हो गया। अंततः वह स्वयं को रोक न सका। मेरे मन में एक प्रश्न है। महावीर सेठ सदैव ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा उत्तम है। दूसरी ओर मैं छल और झूठ करता हूँ। फिर तुमने सौदा मेरे साथ क्यों चुना, उनके साथ क्यों नहीं? पत्थर की दरार में शिवा की आवाज गूंजी। क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा है। यदि वह इस चित्रदीवार को देख लेते तो वे चाहे मेरे साथ सौदा करते या उसे छोड़कर रुद्रकुल प्रधान को सौंप देते। मुझे निर्णय दूसरों के हाथ में देना पसंद नहीं, और मैं ईमानदारी पर विश्वास नहीं करता। प्रतिष्ठा तभी तक रहती है जब तक लाभ इतना बड़ा न हो कि लोभ को जगा दे। अर्जुन सेठ सूखी हंसी हंसा। आखिरी बात तो सीधी दिल पर लगी। दोनों अंततः गुप्त गुफा में पहुंचे। अर्जुन सेठ ने चित्रदीवार देखते ही ठहाका लगाया। हाँ हाँ, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। शिवा शांत भाव से उसके पीछे खड़ा रहा। दीवार पर फ्लावर वाइन मंक और चौथी पीढ़ी के रुद्रकुल प्रधान के बीच की शत्रुता प्रदर्शित हो रही थी। एक नजर डालकर अर्जुन सेठ उपहास से बोला, तुम्हारा पूर्वज कुछ खास शक्तिशाली नहीं दिखता। शिवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कुछ भी नहीं। रुद्रकुल को एक नायक चाहिए था, इसलिए वह नायक बना। बाद में किसी और को खलनायक चाहिए था, इसलिए वह दुष्ट बना दिया गया। नायक या दुष्ट सब दृष्टिकोण हैं। बहुत सही कहा। उसकी दृष्टि फ्लावर वाइन मंक के शव पर गई। अफसोस, रैंक 5 दिव्य तत्व साधक, तुम्हें काफी लाभ मिला होगा, है ना? शिवा ने सिर हिलाया। बहुत समय बीत चुका है। अधिकांश दिव्य तत्व मर चुके थे। मुझे केवल एक मदिरा दिव्य तत्व मिला। अर्जुन सेठ ने स्पष्टतः विश्वास नहीं किया। कम से कम मुझे पता है कि फ्लावर वाइन मंक के पास 1000 ली अर्थ वुल्फ स्पाइडर था, रैंक 5 सवारी प्रकार का दिव्य तत्व जो भूमिगत सुरंग बनाने में निपुण था। यह गुफा शायद उसी ने बनाई होगी। शिवा भौहें सिकोड़ गया। हाँ, यह गुफा प्राकृतिक नहीं थी, तो वह मकड़ी कहाँ गई? यह विचार उसे अस्थिर कर गया। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। अचानक अनंत बार दोहरती चित्रदीवार बदल गई। एक गंभीर रूप से घायल गंजा दिव्य तत्व साधक प्रकट हुआ। मैं फ्लावर वाइन मंक हूँ। जो भी यह देख रहा है वह अवश्य रुद्र कुल से घृणा करता होगा। तुम मेरी संपूर्ण विरासत प्राप्त करोगे, पर बदले में रुद्र कुल का संपूर्ण विनाश करना होगा। अर्जुन सेठ स्तब्ध रह गया। रैंक 5 की विरासत। उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। लोभ उमड़ पड़ा। यदि वह इसे प्राप्त कर ले, वह महावीर सेठ को पीछे छोड़ सकता है। वह रैंक 4, यहाँ तक कि रैंक 5 बन सकता है। फिर शिवा को मार डाले, उसे मौन करा दे, सब कुछ स्वयं ले ले। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे मुड़ा, पर 2 नीले चंद्रफल पहले ही उसकी ओर उड़ रहे थे। बहुत निकट, बहुत तीव्र। तुम। उसकी आवाज वहीं रुक गई। उसका सिर उड़ गया। रक्त फूट पड़ा। शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। शिवा ने शांत भाव से शव को देखा। मारते समय अधिक सोचना नहीं चाहिए। फिर उसने चित्रदीवार की ओर देखा। सोचा नहीं था कि ऐसा मोड़ भी होगा। रोचक। अंधकार में उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं।
मूसलाधार वर्षा हो रही थी। धूसर बादलों ने आकाश को ढक लिया था और दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं काली स्याही के एक विशाल धब्बे में विलीन हो गई थीं। बरसात की परत ने मानो आकाश और पृथ्वी को एक साथ पिरो दिया था। कड़क आकाश अचानक उजाले से चमक उठा और एक बिजली चांदी के सांप की तरह आकाश को चीरती हुई निकल गई, फिर अगले ही क्षण विलुप्त हो गई। ग्रीष्म ऋतु निकट आ रही थी और वसंत के अंतिम प्रचंड वर्षा के साथ मानो ग्रीष्म की हल्की ऊष्मा का संकेत भी आ गया था। नील पर्वत पर विशाल जेडरे भाले जैसे बांस सीधे और अडिग खड़े थे, वर्षा और आंधी का सामना करते हुए। उनके तने सदा की भांति भाले की तरह सीधे थे और उनकी नोकें नीले आकाश की ओर संकेत कर रही थीं। रुद्रगढ़ में ऊंचे स्तंभों वाले अनगिनत घर पंक्ति दर पंक्ति वर्षा की मार सह रहे थे। गांव के बाहर व्यापारी काफिला फिर से यात्रा पर निकल चुका था। बारिश तेज है, रास्ते पर ध्यान दो, पीछे मत रह जाना। दिव्य तत्व साधक अपने दिव्य तत्व ठीक से संभालें, खासकर वह मोटा भृंग। फिर से पहाड़ी रास्ता मत रोकना। तुम सब नश्वर योद्धा, आंखें खोलकर चलो। एक भी सामान खोया तो उसकी कीमत तुम चुकाओगे। व्यापारी काफिले से निरंतर आदेश और चिल्लाहट की आवाजें उठ रही थीं। रुद्रगढ़ में 3 दिन रुकने के बाद अब यह काफिला नील पर्वत की पगडंडी से आगे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। प्रचंड वर्षा ने आकाश पृथ्वी को धो डाला था। गांव के आसपास की सड़कें पत्थर की बनी थीं, इसलिए वहां चलना आसान था। पर लगभग 500 मीटर बाद रास्ता कीचड़ भरी संकरी पहाड़ी पगडंडी में बदल जाता था। अभिमानी शुतुरमुर्ग मुर्गे का सिर झुक गया था। उसके इंद्रधनुषी पंख वर्षा में भीग कर चिपक गए थे और वह एक भीगे हुए मुर्गे जैसा प्रतीत हो रहा था। मोटा भृंग दिव्य तत्व अपने विशाल शरीर को घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वर्षा की बूंदें उसके काले कवच पर गिरकर धाराओं में बहती हुई धरती पर गिर रही थीं। झबरीला पर्वतीय मकड़ा भी भीग चुका था, उसके हरे काले रोए आपस में चिपक गए थे। इसके विपरीत मेंढक दिव्य तत्व प्रसन्न स्वर में टर्राते हुए बोझ और दिव्य तत्व साधकों को ढोते हुए पहाड़ी पर उछलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। पंखों वाला सांप अपने पंख समेट चुका था, उसका मोटा शरीर कीचड़ भरे पानी में फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सामान को वर्षा से बचाने के लिए दिव्य तत्व साधक अपनी अपनी क्षमता दिखा रहे थे। कुछ विशाल मोटे भृंगों पर खड़े दिव्य तत्व साधकों ने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। उनके हाथों से 1 इंच ऊपर वन स्ट्रेच गोल्डन लाइट वॉर्म दिव्य तत्व मंडरा रहा था। हरा तांबे की आदिम ऊर्जा भाप की धारा की तरह उसमें प्रवाहित हो रही थी। वह दिव्य तत्व स्वर्णिम बीज की तरह चमक रहा था और उसके केंद्र से एक विशाल हल्का सुनहरा बुलबुला गुंबद बन रहा था। जब वर्षा उस गुंबद पर गिरती तो छतरी की तरह उछलकर दूर जा गिरती, किंतु यह दिव्य तत्व निरंतर आदिम ऊर्जा खर्च करता था। लंबे समय तक इसे बनाए रखना रैंक 1 दिव्य तत्व साधकों के लिए कठिन था। कुछ दिव्य तत्व साधक जो रथ खींच रहे थे या पर्वतीय मकड़ों पर सवार थे, उन्होंने अपने शरीर में ग्रीन सिल्क दिव्य तत्व सक्रिय कर लिया। उसके प्रभाव से उनके बाल तीव्र गति से बढ़ने लगे। ग्रीन सिल्क दिव्य तत्व रैंक 1 का था, जो प्रायः रक्षा के लिए उपयोग होता था। इसे सक्रिय करने में 30% हरा तांबे की आदिम ऊर्जा लगती थी। यह ब्लैक बोर दिव्य तत्व के साथ मिलकर रैंक 2 ब्लैक माने दिव्य तत्व बन सकता था। इसके अतिरिक्त कई काफिला साधकों ने वाटर स्पाइडर दिव्य तत्व भी चुना था। यदि पहाड़ी मार्ग फिसलन भरा हो जाए या जंगली पशु और दिव्य तत्व आक्रमण कर दें तो जीवन क्षण में समाप्त हो सकता था। काफिला बड़ा था, साधक भी अनेक थे, फिर भी हर यात्रा में उनकी संख्या घट जाती थी। शिवा एक निर्जन पहाड़ी ढलान पर अकेला खड़ा था, दूर से काफिले को देख रहा था। आह, स्वर्ग आशीर्वाद भेज रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसके हाथ में हल्का पीला कागजी छाता था। वह वर्षा में शांत खड़ा रहा। उसने पिछली रात अर्जुन सेठ की हत्या की थी और दृश्य साफ कर दिया था। इस वर्षा ने वातावरण को धो दिया है। सबूत उजागर होने की संभावना कम हो गई। इस संसार में अनगिनत दिव्य तत्व हैं और जांच के तरीके भी असंख्य। जब महावीर सेठ लौटकर जांच करेगा तब असली परीक्षा होगी। कुल प्रधान ने जानबूझकर अर्जुन सेठ और महावीर सेठ को एक ही काफिले में रखा। शिवा ने गहरी सांस ली। फ्लावर वाइन मंक का मदिरा दिव्य तत्व और उसकी विरासत कहीं अधिक मूल्यवान है। अर्जुन सेठ को जल्दबाजी में मारने से कई भविष्य की समस्याएं खड़ी हो गईं।
मुझे मदिरा दिव्य तत्व के उजागर होने के तरीके को बदलना होगा। वर्षा में चलता हुआ वह रुद्रगढ़ की ओर लौट पड़ा। संसार अनिश्चित है और यही उसे रोचक बनाता है। उसने पुनः अर्जुन सेठ के विषय में सोचा। मन ही मन आह भरते हुए उसने सोचा, अर्जुन सेठ, सच कहूँ तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। एक अच्छा मोहरा व्यर्थ चला गया। चैप्टर 48। 4 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और अंततः जाकर वह थमी। सूर्य ऊंचा उठकर आकाश में छा गया, वर्षा के पर्दे को चीरता हुआ, मानो स्वयं ग्रीष्म ऋतु का अनावरण हो रहा हो। गर्मी की हल्की सांस धीरे धीरे वातावरण में फैल गई। मौसम निर्मल और बादलरहित हो गया। वसंत की भावुक ठंडक विलीन हो गई और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात में चहकने वाले झींगुर मिट्टी के भीतर गहराई में जाकर अंडे देने लगे। नील पर्वत पर उगने वाले हरे भाले जैसे बांस उन्मत्त गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लगभग हर दिन उनकी ऊंचाई स्पष्ट रूप से बढ़ती दिखाई देती थी। घास और वृक्षों का रंग पन्नाहरा से गहरा हरा हो गया। अंतहीन पर्वत और भी सजीव और सघन प्रतीत होने लगे। आकाश हजारों मील तक फैला हुआ, निर्मल और नीलम जैसा स्वच्छ था। धड़ाम 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 अकादमी के प्रशिक्षण मैदान से मुक्कों और लातों की टकराहट की आवाजें गूंज रही थीं। 10 से अधिक प्रहारों के आदान प्रदान के बाद शिवा ने राघव के पेट पर जोरदार लात मारी। वह 5-6 कदम पीछे लड़खड़ाया और चिह्नित अखाड़े की सीमा से बाहर निकल गया। मार्शल प्रशिक्षक ने तुरंत घोषणा की, राघव अखाड़े से बाहर हो गया है। शिवा 33वीं बार लगातार विजयी हुआ। फिर हार गया, राघव ने दांत भींचते हुए कहा। पर घमंड मत करो, एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। मुझे अब महसूस होने लगा है। शिवा का भाव स्थिर रहा। उस लात से अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। पहले उसका उपचार कराओ। यह छोटी सी चोट है। वाक्य पूरा होने से पहले ही रुद्र भैरव ने अचानक मुंह भर रक्त उगल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रशिक्षक तुरंत दौड़ा। कुछ दिन विश्राम करो, कठोर अभ्यास मत करना। 2 उपचारक दिव्य तत्व साधक उसे तुरंत सहारा देकर ले गए। अन्य छात्र घबराकर फुसफुसाने लगे। रुद्र भैरव मजबूत है, फिर भी हार गया। शिवा बहुत भयानक है। उसने उसे खून उगलवा दिया। मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। भय चुपचाप फैलने लगा। आमतौर पर केवल 3 ही चुनौती देते थे, रुद्र भैरव, तेजस, अर्जुन और राघव। पर तीनों पहले ही पराजित हो चुके थे। कोई आगे नहीं आया। प्रशिक्षक ने भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, डर क्यों रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह 15 साल का है। रुद्रगढ़ का गर्व दिखाओ। फिर भी कोई नहीं हिला। शिवा ने बाहें मोड़कर ठंडी दृष्टि से सबको देखा, पर भीतर उसकी सांसें भारी थीं। बिना विश्राम के लगातार 33 युद्ध। उसकी सहन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। पसीना उसके वस्त्र भिगो चुका था। मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थीं। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने केवल एक अजय छवि देखी। प्रशिक्षक अंततः उसकी ओर मुड़ा और डांटते हुए बोला, शिवा, तुम्हारे प्रहार बहुत निर्दयी हैं। थोड़े संयमित रहो। शिवा ने तिरस्कार से मुस्कराया। अभ्यास का अर्थ है पूरा प्रयास। क्या हम शत्रुओं से भी कहेंगे कि वे नरमी बरतें? तुम सहपाठियों को घायल कर रहे हो। मुकाबले तुमने आयोजित किए और 20 आदिम ऊर्जा पत्थरों का लालच दिया। उस प्रलोभन के बिना क्या वे लड़ते? प्रशिक्षक का चेहरा लाल हो गया। यदि तुम बहस करते रहे तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। शिवा हंस पड़ा। 20 पत्थर? क्या तुम्हें लगता है मुझे उनकी परवाह है? यह कहकर वह अखाड़े से उतर गया। सब स्तब्ध रह गए। प्रशिक्षक निरुत्तर खड़ा रह गया। 15 वर्ष का एक लड़का इतनी सहजता से पुरस्कार ठुकराकर चला गया। किसी को पता नहीं था, यदि वे पास खड़े होते तो शिवा की हल्की सी हाफती सांस सुन पाते। मेरी सहन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है, उसने धीमे से कहा। केवल अनुभव पर्याप्त नहीं था। शारीरिक शक्ति के बिना श्रेष्ठ तकनीकें भी दुर्बल हो जाती हैं। पर यह प्रभुत्व आवश्यक था। यदि वह एक बार भी हार जाता, छात्र झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ते, तब उसका उगाही का स्रोत समाप्त हो जाता। इसलिए उसे भय बनाए रखना था। भय ही उसकी ढाल था। जब वह अखाड़े से बाहर निकला, प्रशिक्षक केवल असहाय दृष्टि से उसे देखता रह गया। शिवा के होठों पर हल्की वक्र मुस्कान उभरी। ऐसे भद्दे तरीके। यह प्रशिक्षक तो लगभग गंभीर नेत्रों की एक जोड़ी दूर स्थित प्रशिक्षण मैदान को शांत भाव से देख रही थी। अकादमी के वृद्ध आचार्य तीसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़े थे
अखाड़े में घटित सब कुछ देख रहे थे। उनकी भौहें गहराई से सिकुड़ी हुई थीं। जैसे ही शिवा मंच से उतरा, उनके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति उठी। उन्होंने इस परिणाम की अपेक्षा नहीं की थी। यह लड़का, इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, आचार्य ने भीतर ही भीतर कहा। यह अकादमी के नियमों को अत्यधिक भलीभांति जानता है। यह शायद ही कभी भूल करता है। कक्षा में सो भी जाए तो प्रश्न पूछे जाने पर पूर्ण उत्तर देता है। पकड़ने योग्य कोई त्रुटि ही नहीं छोड़ता। इसे दबाने के लिए कोई कमजोरी ढूंढना कठिन है। उनके हृदय में हल्की सी वितृष्णा उभरी। एक शिक्षक के रूप में वे स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और बुद्धिमान विद्यार्थियों को पसंद करते थे और समस्या उत्पन्न करने वालों को नहीं। अनेक वर्षों से अकादमी आचार्य रहने के कारण उनका मन स्थिर जल की भांति शांत हो चुका था। वे सबके साथ समान व्यवहार करते थे। उनकी मेज के कोने पर उकेरे शब्द थे, गुरु को सभी शिष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह उनका आजीवन सिद्धांत था। परंतु विचित्र बात यह थी, केवल शिवा के प्रति ही उन्हें चिढ़ का अनुभव होता था। उन्होंने गहराई से विचार किया और अंततः कारण समझा। उस लड़के की अस्थियों में अहंकार अंकित था। खुला विद्रोह नहीं, क्रोध नहीं, बाल सुलभ जिद नहीं, बल्कि कुछ अधिक शीतल। आरंभ से ही शिवा ने शिक्षकों के प्रति वास्तविक सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। अभी कुछ समय पूर्व उसने सार्वजनिक रूप से मार्शल प्रशिक्षक का प्रतिवाद भी किया था। युवा अवस्था में ऐसा व्यवहार असामान्य नहीं था, परंतु सामान्यतः वे बच्चे भावनात्मक होते हैं, क्रोधित, आवेगशील, भयभीत। भय सदैव उपस्थित रहता है, पर शिवा भिन्न था। वह शांत था, अत्यधिक शांत, मानो उसने अकादमी की सभी युक्तियां पहले ही देख ली हों। मंच से इतनी सहजता से उतर जाना, जैसे सब कुछ तुच्छ हो। संक्षेप में, वह भयभीत नहीं था, और यही तथ्य आचार्य को असुविधाजनक लगा। जो विद्यार्थी भयभीत होते हैं, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जो आवेगी होते हैं, उन्हें दिशा दी जा सकती है, पर जो निर्भय हो, उसे बांधना कठिन होता है। जो कुल के प्रति श्रद्धा न रखे, वह कभी वास्तव में उसकी सेवा कैसे करेगा? ऐसे विद्यार्थी को नियंत्रित करना आवश्यक है, आचार्य ने निश्चय किया। अन्यथा उसकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रभावित करेगी। वे शिक्षकों के प्रति सम्मान खो देंगे, अकादमी नियंत्रण खो देगी। पर शीघ्र ही उनके चेहरे पर उलझन उभरी। वे शिवा को दबाए कैसे? उसने कोई अपराध नहीं किया था, पकड़ने योग्य कोई आधार नहीं था। वे बिना कारण किसी विद्यार्थी को सताने भी नहीं सकते थे। उन्होंने आशा की थी कि मार्शल प्रशिक्षक उस पर दबाव डालेगा, पर वह भी विफल रहा। दीर्घ मौन के पश्चात आचार्य ने गहरी सांस ली। लगता है हमें प्रतीक्षा करनी होगी जब तक अन्य विद्यार्थी प्रथम श्रेणी मध्य चरण में प्रवेश न कर लें। उन्नति मुख्यतः प्रतिभा पर निर्भर थी। अनुभव के आधार पर आचार्य पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि सबसे पहले कौन प्रगति करेगा। राघव, तेजस, अर्जुन, रुद्र, भैरव, एक उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा और दो सशक्त प्रतिभाएं। सभी को परिवार का समर्थन और पर्याप्त आदिम ऊर्जा पत्थर प्राप्त थे। वे इस पीढ़ी के आशावान बीज थे। अखाड़े को ध्यान से देखते हुए आचार्य हल्के से मुस्कुराए। विद्यार्थियों ने अनजाने में 3 समूह बना लिए थे। एक समूह तेजस अर्जुन के चारों ओर, दूसरा रुद्रदेव के इर्द गिर्द, जिसे कुल प्रमुख की वंशरेखा का सूक्ष्म समर्थन प्राप्त था। तीसरा रुद्र भैरव के केंद्र में। यह प्रतिस्पर्धा जानबूझकर प्रोत्साहित की गई थी। प्रतिद्वंद्विता से स्वाभाविक रूप से नेता उभरते हैं। ये समूह आगे चलकर कुल की रीढ़ बनेंगे। जब वे पहले उन्नति करेंगे, तब उन्हें कक्षा प्रमुख और उपप्रमुख जैसे पद दिए जाएंगे, अधिकार प्रदान होंगे और उनके गुट सुदृढ़ किए जाएंगे। पर एक अपवाद था, केवल एक छात्र जो हर समूह से बाहर खड़ा था, शिवा। कुछ युवाओं ने उसका अनुसरण करने का प्रयास किया था, सभी अस्वीकृत कर दिए गए। शिवा के लिए केवल उपयोगी व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, अन्य सब निरर्थक। उसका यह असामाजिक स्वभाव आचार्य को और अप्रिय लगा। उनकी दृष्टि पुनः शिवा की ओर गई। वह एक कोने में अकेला खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए, आंखें अर्धमुद्रित। जब अन्य उग्रता से अभ्यास कर रहे थे, उसका भाव अपरिवर्तित था।
कोई उसके पास खड़ा नहीं था, और स्पष्ट था वह भी किसी को पास नहीं चाहता था। वह वहां शांत खड़ा था, अकेला, विरक्त, मानो बाहरी व्यक्ति। फिर भी धीरे धीरे आचार्य का मन शांत हुआ। अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं, वह अभी युवा है, समय उसे बदल देगा। उन्होंने शांत भाव से सोचा, शीघ्र ही कक्षा प्रमुख के पद होंगे, सम्मान, पुरस्कार, श्रेणियां, प्रोत्साहन। साधना के लिए शिवा को संसाधन चाहिए होंगे। संसाधन पाने के लिए उसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। प्रतिस्पर्धा के लिए उसे सहभागिता करनी होगी। सहभागिता से जन्म लेंगे संबंध, मित्रता, लगा। और एक बार भावनाएं बंध गईं, कोई भी व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त नहीं रह सकता। यही कुल की पद्धति थी। पहले मूल्य, फिर संबंध, फिर सम्मान, फिर लाभ। एक हाथ में गाजर, दूसरे में दंड। कोई भी वास्तव में इससे बाहर नहीं जा सकता। सबसे उग्र अकेला भेड़िया भी अंततः झुंड का हिस्सा बनता है। यही नियमों की शक्ति है, यही प्रणाली की सामर्थ्य है, यही किसी कुल के जीवित रहने का मार्ग है।